हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस क्लासेस में। आज के इस क्लासेस के रिगार्डिंग हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो जेपीएससी प्रीलिम्स जियोग्राफी और 11th 12 और 13th जेपीएससी जो है वो रिलीज हो चुके हैं। इसके फॉर्म फिलअप होने प्रारंभ हो चुके हैं। उस रिगार्डिंग जो है आज हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वह जियोग्राफी। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि जो सिलेबस है जेपीएससी का उसमें किस पोर्शंस में जो है वो ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें और मेंस का, तो दोनों में इम्पोर्टेंस जो है वो ज्योग्राफी यानी भूगोल का है। जहां प्रीलिम्स में जो दो पेपर होते हैं उनमें जो पहला पेपर है जो कि सामान्य अध्ययन से होता है उसमें जो है आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि पेपर 3 में जो है भूगोल के टॉपिक्स आते हैं मेंस की रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो जियोग्राफी तो ये जो 10 प्रश्न यहाँ से आपके पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में, वो उसके अंतर्गत हमें क्या क्या डिस्कशंस करना है और इसी के तहत जो है आज हम लोग यहाँ पर क्लासेस देखेंगे। सबसे पहले हम लोग विचार करते हैं सिलेबस पर। जो अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम अगर जेपीएससी एग्ज़ाम्स की बात करें तो इसमें 3 फेजेज में जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, जिसमें फर्स्ट फेज प्रीलिम्स होता है यानी कि पीटी, जिसमें 2 पेपर होते हैं, एक आपका सामान्य ज्ञान और दूसरा झारखंड सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें विभिन्न टॉपिक जो है इन्वॉल्व किए गए हैं, जिसमें आप हिस्ट्री और जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और झारखंड स्पेसिफिक से भी यहाँ पर 10 प्रश्न है और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अब नाउ जियोग्राफी के जो अंतर्गत हमें डिस्कस करना है वह है जनरल जियोग्राफी, जहाँ से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे यानी कि सामान्य भूगोल। अब यहाँ पर देखिए भूगोल के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ भारत का ही भूगोल आपको पढ़ना है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जियोग्राफी ऑफ झारखंड। तो झारखंड के बारे में सामान्य जानकारी, ठीक है, भूगोल के बारे में। फिर दूसरे में फिजिकल जियोग्राफी, बहुत की हम यहाँ पर भूगोल की बात करते हैं तो यहाँ से भी 3 प्रश्न। इकोनॉमिकल जियोग्राफी यानी आर्थिक जो भूगोल है भारत का, वहाँ से 2 प्रश्न। और सोशल एंड डेमोग्राफिक जियोग्राफी यानी कि सामाजिक और जो डेमोग्राफिक यानी कि जो जनगणना से संबंधित टॉपिक्स है, वहाँ से आपका 2 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। इस तरह से कुल 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अभी जो है हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो 3 क्वेश्चंस के लिए, जो कि जनरल जियोग्राफी है, और ये 1 से 2 क्लासेस में जो है यहाँ से 3 के 3 प्रश्न आ जाएंगे। तो जो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वह जनरल जियोग्राफी के अंतर्गत जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर जिसे पूछने की प्रबल संभावना होती है। हम लोग प्रीवियस ईयर्स का भी रेफरेंस को यहाँ पर लेकर जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका जो करेंगे वह जनरल इंट्रोडक्शंस एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। देखिए जनरल इंट्रोडक्शन यानी सामान्य परिचय में अगर हम भारत का देखें तो भारत का जो नामकरण, क्योंकि भारत का जो है वो नाम भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न रहा। वर्तमान समय में जो बहुप्रचलित नाम है वह है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। इसके अलावा जो है वो आर्यवर्त, ठीक है, जब यहाँ पर आर्यों का आगमन हुआ तो इसे आर्यवर्त जो है इसका नाम पड़ा। इसके अलावा जो है हिंदुस्तान जो नाम दिया, हिंदुस्तान नाम जो है वह जो सिंध घाटी के जो लोग हुआ करते थे उस पर ये नाम पड़ा है हिंदुस्तान, क्योंकि जो ईरानी हुआ करते थे, जब ईरानियों का आगमन हुआ भारत के क्षेत्र में तो वो
स का उच्चारण सही नहीं कर पाते थे, वो स का उच्चारण ह की तरह करते थे। तो सिंधु जो है वो हिंद यानी कि सिंध नदी को वो हिंद नदी कहते थे और इसी से नामकरण पड़ गया हिंदुस यानी हिंदू। और फिर जो है इस देश को जो है वो हिंदुस्तान कहा गया। फिर जो है वो भरत, क्योंकि प्राचीन समय में एक भरत नामक राजा हुआ करते थे, तो इनकी नाम के एवज में जो है इसका नाम भरत पड़ा। ये कुछ जो है भारत के अन्य नाम यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आर्यावर्त, भारत, फिर जो है वो हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, ये सारे जो है वो नाम से जाने जाता है भारत। अब देखिए सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट ये आता है कि विश्व पटल पर जो है वो भारत कहाँ है। तो जब आपसे आपका लोकेशन पूछा जाता है तो आप क्या बताते हैं कि अगर आपके घर का लोकेशन पूछा जा रहा है तो आप उसको कुछ जाने पहचाने चीज़ों के बारे में बताते हैं, यही ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि जब हम भारत के जो है वो स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में ग्लोब आता है, क्योंकि ग्लोब में जो है भारत की स्थिति को आइडेंटिफाई करने के लिए अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता होती है। जिस तरह से आप अपना घर का लोकेशन अपने मित्र को इस तरह से बताते हैं, जैसे कि आप यहाँ से सीधे जाइएगा, फिर दाहिना मुड़िएगा, दाहिना मुड़ने पर आपको एक पेड़ दिखेगा, तो इस तरह से आप लोकेशन बताते हैं। उसी तरह से जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं और भारत की स्थिति की हम बात करें तो यहाँ पर अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर बात आती है कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। अक्षांश और देशांतर, तो देखिए अक्षांश को अंग्रेजी में जो है वो लैटीट्यूड कहा जाता है और देशांतर को लॉन्गिट्यूड। लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो जब हम ग्लोब का जो है वो ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो इसमें आपको दो तरह की रेखाएं दिखाई देगी। ठीक है, दो तरह की जो है वो रेखाएं दिखाई देगी। यही आपका ग्लोब है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरे विश्व में जो है वो 7 महादेश हैं। ठीक है, 7th जो है वो महादेश है और 5 जो है वो महाद्वीप है। अब देखिए इस ग्लोब में आपको दो तरह की लाइनें दिख रही है, एक तो ऊपर से नीचे आया है ना, और एक जो है वो हॉरिजॉन्टल, इधर से जो है वो इधर गया है, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। तो ये दो रेखाओं को किस किस नाम से जाना जाता है ये यहाँ पर देखेंगे। ये जो रेखाएं आप देख रही हैं ये सारे के सारे काल्पनिक हैं। ठीक है, ये आप अगर वहाँ पर जाकर सर्च करिएगा, खोजिएगा तो ये नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये काल्पनिक है और इन रेखाओं के माध्यम से हम भूगोल को काफ़ी आसान बनाते हैं, क्योंकि हम किसी भी पोजीशंस को जानने हेतु या फिर हम बात करें तापमान का या फिर जलवायु का, उन सबको आइडेंटिफिकेशंस में या फिर हम मानक समय की बात करते हैं उनमें इन रेखाओं का अहम रोल्स होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अक्षांश का। अक्षांश यानी कि लैटीट्यूड, लैटीट्यूड। अब देखिए जब हम ग्लोब की बात करते हैं, ये हमारा अगर मान लीजिए कि अर्थ ग्लोब है, अर्थ है,
ये हमारा सेंटर है। अब देखिए सेंटर से होते हुए अगर कोई लाइन जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, यानी विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, यानी इक्वेटर कहते हैं। अब इक्वेटर्स के समानांतर, क्योंकि इक्वेटर जो है वो हॉरिजॉन्टल रेखा है, क्षैतिज लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज लाइन, जबकि इसको जो है वो वर्टिकल लाइन कहते हैं, यानी कि हाँ वर्टिकल लाइन कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये आपका क्षैतिज रेखा है। तो विषुवत रेखा एक क्षैतिज रेखा है और विषुवत रेखा के समानांतर जो भी रेखाएं खींची जाती है उसे हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो भी रेखाएं, अब देखिए विषुवत रेखा जो है इसे 0 डिग्री आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के बीच से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा भी एक प्रकार का क्या है, लैटिट्यूड है, अक्षांश है। आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि 0 डिग्री अक्षांश को हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जानते हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश जो है वो विषुवत रेखा कहलाता है। बेसिक चीज़ें हैं काफ़ी। अब देखिए जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो अगर हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें, साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब यहाँ पर हमने एक टर्म यूज किया उत्तरी, नॉर्थ। तो देखिए जब हम विषुवत रेखा की बात करते हैं, ठीक है, ये हमारा विषुवत रेखा है, ठीक है, ये विषुवत रेखा है, ये पृथ्वी को क्या कर रहा है, 2 इक्वल भागों में विभाजित कर रहा है। तो ऊपरी वाली भाग को, ये वाला जो भाग है ऊपर वाला, इसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं या फिर उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और जो निचली वाला भाग है विषुवत रेखा के नीचे का जो पोर्शन है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। अब देखिए दक्षिण की जो सबसे अंतिम बिंदु है उसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इस पॉइंट को क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव। और ये वाला जो यहाँ पर पॉइंट है इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ये उत्तरी ध्रुव। तो अब देखिए जब हम 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो 23.5 डिग्री अक्षांश होता है। 23.5 डिग्री अक्षांश को एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है और वह नाम क्या है, कर्क रेखा। आप पढ़े होंगे कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। सेम उसी प्रकार से अगर हम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर जाते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो इसे भी एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जिसे मकर रेखा कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपको अक्षांश के बारे में जानना था, जो कि हम लोगों ने देखा कि जो 0 डिग्री अक्षांश होता है यानी कि विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती है उसे हम लोग अक्षांश कहते हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 इक्वल भागों में विभाजित करता है, जिससे हम ऊपरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं जबकि निचले वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं।
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब आते हैं और यहाँ पर डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखा। तो देखिए, अगर हम ग्लोब या फिर अर्थ बनाते हैं तो अर्थ का जो उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, नॉर्थ पोल, और दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आने वाली जो रेखाएं हैं, यानी कि जो वर्टिकल रेखाएं हैं, ये सारे जो है वह देशांतर रेखा कहलाते हैं। ठीक है, ये जो रेखाएं हैं वो देशांतर रेखा कहलाते हैं। देशांतर रेखा का महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंस है वह है मानक समय रेखा, यानी जो समय जो घड़ी बनी हुई है वो इन्हीं देशांतर रेखाओं के मानक देशांतर रेखाओं को जो है वो मानक रूपों में लेकर जो है वो बनाया गया। जैसे कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर से जो है वो गुजरता है। तो अब देखिए, जैसे कि हमने एक एग्जांपल आपको दिया कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब यहाँ पर भी बात आ जा रही है पूर्वी और पश्चिमी का। तो जब हम यहाँ से प्राइम मेरिडियन अगर स्क्रैच करते हैं, ठीक है, जब हम यहाँ से प्राइम मेरिडियन स्क्रैच करते हैं, यानी बीचों बीच जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरता है, इंग्लैंड से होकर गुजरता है, तो इधर की ओर जो है, यानी इस पार्ट के इधर वाले भाग जो है वो पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध, जबकि इधर वाला भाग जो है ये पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है जो कि जेपीएससी में पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। देखिएगा कि भारत जो है वह देशांतरीय स्थिति से कौन से गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, भारत जो है वो देशांतरीय स्थिति से कौन से गोलार्ध में पड़ता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अब मैप में आते हैं जो हमने अभी आपको दिखाया था। ये आपका विश्व का मैप है। अब देखिए, इसे हमने प्राइम मेरिडियन कहा जो कि 0 डिग्री देशांतर को शो कर रहा है। फिर जो है इधर वाला पार्ट जो है वो पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, है ना, पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाला जो है वो पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। जबकि यह जो लाइन है यह विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को हम लोग नॉर्थ गोलार्ध यानी कि उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और इधर वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। तो हमसे अगर भारत की स्थिति जो है वो देशांतरीय स्थिति से पूछा जाए, तो देशांतरीय स्थिति से देखिए, देशांतर यानी कि भारत कहाँ पर है, तो भारत इस देशांतर यानी जो 0 डिग्री देशांतर है उसके पूरब में स्थित है, क्योंकि भारत का स्थिति देखिए आपका यहाँ पर है, तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, भारत जो है वो देशांतरीय स्थिति से, ठीक है, देशांतरीय स्थिति के आधार पर ये पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वी गोलार्ध में है। जबकि हम अक्षांशीय स्थिति से देखें, यानी कि ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के सापेक्ष में देखें तो यह जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है।
ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो यहाँ पर ये जेपीएससी का प्रश्न है और प्रीवियस ईयर आप उठाकर देखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि अक्षांशीय स्थिति से जो है भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है, तो उत्तरी गोलार्ध, जबकि देशांतरीय स्थिति से भारत जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। अब ये तो हम लोगों ने भारत की जो है स्पेसिफिक जो है वो डायरेक्शन देखा और लोकेशन देखा कि कहाँ पर है, लेकिन हम एग्जैक्ट लोकेशंस की बात करें तो अब देखिए हमने अभी देशांतर बताया, तो अब देशांतर जैसे कि हम अगर देशांतर की बात करते हैं तो भारत के लोकेशंस के लिए, क्योंकि हमें क्या होगा कि देशांतरीय स्थिति बताना होगा कि ये जो है वो कितना डिग्री देशांतर पर अवस्थित है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक को दिखाना होगा। और वहीं अगर हम देखें तो अक्षांशीय स्थिति भी बतानी होगी, तब ना हम मैप में एग्जैक्ट जो है वो वैल्यू आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में भारत का एग्जैक्ट पोजीशन जो है मैप में, ठीक है, वो कहाँ पर है, विश्व के कौन से यानी कि मैप में कहाँ पर है। तो अब उसी तरह से जो है यहाँ पर हमारा जो अक्षांशीय स्थिति होगा वो आइडेंटिफाई होगा। तो चलिए हम सबसे पहले जो है वो मैप निकालते हैं भारत का, और इसमें भारत की जो है अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं। अक्षांशीय स्थिति के अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के समानांतर की हम बात करें तो कौन सा रेखा जो है वो भारत की सबसे बॉटम को पार करती है, या फिर भारत की जो सबसे बॉटम क्षेत्र है वह कौन से अक्षांश को आइडेंटिफाई करता है, उसी तरह से सबसे ऊपर वाला टॉप वाला। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर मैप निकालते हैं भारत का। देखिए ये आपके स्क्रीन पर भारत का जो है वो एक मैप दिख रहा है। तो अब देखिए जब हम भारत के मैप यहाँ पर देख रहे हैं तो सबसे निचला जो हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यह जो है वो कितना डिग्री को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है, और सबसे ऊपरी ये हमारा अक्षांशीय स्थिति है। लेकिन जब हम अक्षांशीय स्थिति को लिखते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो नॉर्थ की ओर है या फिर साउथ की ओर है। तो भारत का अवस्थिति जो है वो नॉर्थ की ओर है, ठीक है, तो नॉर्थ की ओर है। तो ये जो भूमध्य हम जो मुख्य भूमि से देख रहे हैं सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है, भारत के मुख्य भूमि से जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो यहाँ पर है, जो इसे हम कन्याकुमारी कहते हैं, ठीक है। तो कन्याकुमारी ये 8 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है, नॉर्थ अक्षांश, क्योंकि ये विषुवत रेखा, अगर हम यहाँ पर विषुवत रेखा मानते हैं या ये हम 0 डिग्री मानते हैं तो विषुवत रेखा के ऊपर यानी कि नॉर्थ की ओर है, इसलिए ये नॉर्थ अक्षांश कहलाया है, ठीक है। अब देखिए भारत की जो सबसे दक्षिणतम बिंदु हम मानते हैं वो क्या मानते हैं, पिगमिलियन पॉइंट। ये पिगमिलियन पॉइंट को जो है हम सबसे दक्षिणी बिंदु मानते हैं, क्योंकि यह जो पिगमिलियन पॉइंट है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। लेकिन यह जो पिगमिलियन पॉइंट है वो एक द्वीप है, तो द्वीप होने के कारण क्या है कि ये मुख्य भूमि से दूरी पर है। तो यहाँ पर अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप मानते हैं तो ये जो है भारत की, और ये जो आइडेंटिफाई करता है वो 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि से, और उसका जो अक्षांशीय वैल्यू है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री, ठीक है, ये आपका जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है
अक्षांशीय विस्तार वह कितना हो गया, तो वह जो अक्षांशीय विस्तार जो हो गया वो हमारा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री, नीचे लिख रहे हैं ना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हमारा विश्व पटल पर भारत का अक्षांशीय स्थिति है। अब देशांतरीय स्थिति, तो देशांतरीय स्थिति यानी कि जो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यहाँ से ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है इसकी क्या, ठीक है, इसकी क्या स्थिति है उसके बारे में देखना है। तो यह जो पॉइंट है हमारा वो 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, यह जो है वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, यहाँ पर याद रखना है पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर क्यों, क्योंकि देशांतरीय स्थिति से भारत किधर की ओर है, पूरब की ओर है। अगर हम इसे 0 डिग्री मानते हैं यहाँ पर, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर, तो ये इधर की ओर है, पूरब की ओर है। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है इसका फैलाव है, ठीक है। तो देशांतरीय स्थिति इसका क्या हुआ, ठीक है, देशांतरीय स्थिति इसका क्या हुआ, तो यहाँ पर लिख रहे हैं देशांतरीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, ये आपका जेपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, देशांतरीय स्थिति और अक्षांशीय स्थिति भी, ठीक है। तो ये अक्सर रिपीट भी बहुत करता है, क्योंकि जब हम सामान्य परिचय भारत का पढ़ते हैं तो उसमें सबसे अहम बात होती है कि भारत विश्व पटल पर कहाँ है, ठीक है। तो विश्व पटल पर आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है वो है अक्षांश और देशांतर, जिसमें यहाँ पर आपको हमने अक्षांश और देशांतर दोनों की बातें कर दी है, ठीक है। इस पॉइंट पर हमने क्या किया है, अक्षांश और देशांतर दोनों की बातें कर दी है, और अब जो है हमने अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों स्थिति को आइडेंटिफाई कर लिया। तो यह अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति आप इस मैप के माध्यम से ध्यान में रखिए, आपके मेमोरी में बना रहेगा, ठीक है। अब चलिए अब आगे आते हैं और कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। उसके बाद कर्क रेखा का जो है यहाँ से प्रसार होता है, यानी कि यहाँ से जो है वो पास करता है, कर्क रेखा, और फिर जो है हमारा मानक समय रेखा। तो इन दो रेखाओं से भी अक्सर एग्जाम में प्रश्न आए हैं जेपीएससी के एग्जाम में। उससे जानने से पहले कुछ और विश्व के सापेक्ष में भारत की कुछ बातें यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे कि अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो भारत विश्व पटल पर जो है वह दूसरा स्थान रखता है, पहले स्थान पर चीन है, ठीक है। ज्ञात जनसंख्या के आधार पर अगर हम देखें तो 135 करोड़ के साथ चीन पहले स्थान पर जनसंख्या के मामले में है, जबकि भारत 121 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं अगर हम क्षेत्रीय स्थिति देखें, ठीक है, क्षेत्रीय स्थिति देखें तो भारत विश्व के 6 देशों के बाद आता है इसका स्थिति, ठीक है। तो देखिए भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यह भी आपका जेपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, ठीक है।
तो यानी कि भारत से जो है वो 6 बड़े देश कौन कौन से हैं जनसंख्या के क्षेत्रफल के आधार पर? तो उसमें आपका रूस है, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद जो है 7वें स्थान पर जो है वो भारत आता है। अब देखिए, विश्व का जितना भूभाग है, कि अगर विश्व के हम भूभाग की बात करते हैं तो विश्व के कुल भूभाग में भारत का जो परसेंटेज है वो मात्र 2 पॉइंट, ठीक है। भारत के सापेक्ष में अगर हम देखें तो जो भारत का भूभाग है वो 2 पॉइंट कितना है, आप लोग कमेंट सेक्शंस में बताइए। ठीक है, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% सिर्फ जो है वो भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, वहीं अगर हम जनसंख्या का भी एक ग्राफ अगर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, अगर हम जनसंख्या का भी एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, और ये आपका क्षेत्रफल के आधार पर है। अगर विश्व का क्षेत्रफल अगर 100% है तो भारत का क्षेत्रफल 2.4 है। लेकिन वहीं अगर हम जनसंख्या की बात कर देते हैं तो जनसंख्या में जैसा कि चीन का जो है वो सबसे ज़्यादा है, और भारत की हम अगर बात करते हैं तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो है वो भारत में निवास करते हैं। ठीक है, विश्व के जनसंख्या का 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं, यानी कि अगर विश्व में 100 व्यक्ति हैं तो भारत में 17.5 व्यक्ति रहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आते हैं और कुछ अन्य और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम उस पर विचार करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी जो है आपको यहाँ पर भारत की जो है अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के सापेक्ष में डिस्कशंस किया। अब आते हैं और भारत का जो मानक समय रेखा, ठीक है, भारत की जो मानक समय रेखा है यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। ये देखिए आपका यहाँ पर ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह भारत के समय को आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि हमारा जो मानक समय रेखा है वो यही है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब यहाँ से डिफरेंट प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो ये पूछा जाएगा कि बताइए कि यह 0 डिग्री देशांतर यानी कि ग्रीनविच से कितना डिग्री आगे है। तो आप जानते हैं कि ग्रीनविच ये 0 डिग्री यहाँ पर है, तो इससे 82.5 डिग्री पूरब में है। यहाँ पर आंसर आ गया। दूसरा पूछा जाता है कि यह जो है कितना घंटा आगे है। ठीक है, ग्रीनविच समय से जो है वो भारत का जो समय रेखा है वो कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। यह भी प्रश्न आपका जेपीएससी में पूछे गए हैं। कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। तीसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है, आपको यहाँ पर एक और बातें ध्यान रखना है कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री है अगर हम मूव करते हैं तो 4 मिनट जो है उसमें आते हैं। उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये 5.5 घंटा जो है वो आगे है। अब यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी कि भारत का जो मानक समय रेखा है
यह भारत के कहाँ से गुजरता है? तो यह नैनी से, ठीक है। जो नैनी है, यहाँ पर देखिए आप मिर्ज़ापुर, यही है हमारा, देखिए यहाँ पर 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। अब देखिए यह जो है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी से होकर ये पास करता है और इसी पॉइंट को जो है भारत का जो मानक समय है वो सेट किया गया है। अब देखिए यह जो हमारा मानक समय रेखा है, यह कहाँ से पास करता है? तो इलाहाबाद के नैनी यानी मिर्ज़ापुर के नैनी से। ये भी प्रश्न आपका जेपीएससी में पूछे गए हैं, आप उठाकर क्वेश्चन बैंक देख लें। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यह जो रेखा है भारत का मानक समय रेखा, वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्य, 5 राज्य। कौन कौन सा? तो आप मैप देखकर बताइए, ठीक है, आप मैप देखकर जो है वो बताइए। तो यह जो है आप देखिए, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो बिहार, ठीक है, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बिहार नहीं आ रहे हैं, ठीक है। यह जो मानक समय रेखा है, चलिए ना, यहाँ पर जो विजुअलाइज है उससे देखिए, पहले आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पर देखिए ये आपका उड़ीसा है, ये आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, फिर ये यूपी है, और यूपी, और यहाँ पर मध्य प्रदेश है, ये वाला एमपी है। तो इनसे होकर गुजरता है, ठीक है। तो मानक समय रेखा जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। तो आप देख सकते हैं कि जो मानक समय रेखा है उससे कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब अगला प्रश्न कि जो हमने आपको बताया कि ये जो है वो सबसे पूर्वी पॉइंट, आपको हम आगे बताएंगे कि सबसे पूर्वी पॉइंट, भारत का जो सबसे पूर्वी पॉइंट है वो है अरुणाचल प्रदेश में किबुथु, और सबसे पश्चिमी पॉइंट जो है वह है गोरसोता या फिर गोरमोता, जो कि गुजरात में है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का जो है वो दूरी, यानी कि बीच का जो है समय अंतराल कितना होता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक के समय का अंतर कितना होता है, क्योंकि हम मानक समय रेखा। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में अवस्थित है कौन? मानक समय रेखा। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का 1 घंटे का डिफरेंस होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1 घंटे का। तो यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के में जो है वो समय का अंतर कितना हो जाएगा? 2 घंटा। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि भारत के सबसे पूर्वी भाग और सबसे पश्चिमी भाग के बीच का समय अंतराल कितना होता है? तो 2 घंटे का, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में समय का अंतर कितना होगा, तो 1 घंटे का होगा। अगर मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे जो है वो सूर्योदय होता है, तो गुजरात में सूर्योदय कितने बजे होगा? 7 बजे होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से 2 घंटा जो है ये यानी आगे है, क्योंकि इन दोनों के बीच 2 घंटे का डिफरेंसेस है, क्योंकि मानक समय रेखा यहाँ पर बीच में है। इसी कारण कभी कभी आप देखते होंगे कि मानक समय यानी कि टाइम जोन और अधिक टाइम जोन की बात की जाती है कि
पूर्वोत्तर भारत के लिए अलग टाइम जोन जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए, लेकिन कुछ पेचीदाओं के कारण ये जो है वो नहीं हो पा रहे हैं, जबकि अंग्रेज बखूबी इसे कंट्रोल किया था। अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो है वो अलग अलग मानक समय रेखा रखा था, निर्धारित किया था। अभी भी विदेशों में, ठीक है, ब्रिटेन, इंग्लैंड, इन सब में जो है वो उन क्षेत्रों के आधार पर जो है वहाँ पर मानक समय रेखा है, टाइम जोन है। तो बताइए, यहाँ तक अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न न पूछकर एक प्रश्न इस तरह के भी पूछे गए हैं, ठीक है, जेपीएससी में ही पूछा गया है कि अगर ब्रिटेन में मैच का प्रसारण, ठीक है, ब्रिटेन में मैच का प्रसारण अगर 12 बजे दोपहर में हो, ठीक है, 12 बजे दोपहर को हो, तो बताइए भारत में उसका प्रसारण कितने बजे होगा। तो आप कहेंगे कि सर ये इस समय जोन से कैसे संबंधित हो सकता है, तो जी हाँ होगा। अभी हमने बताया जो ग्रीनविच रेखा है जो कि ब्रिटेन से होकर गुजरता है, वो 0 डिग्री अक्षांश को आइडेंटिफाई करता है, 0 डिग्री अक्षांश को, जबकि भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री अक्षांश को। और इन दोनों के बीच का जो समयानंतराल है, ये समय का जो अंतर है वो 5.5 घंटे का है। तो जब यहाँ पर 12 बजे मैच प्रसारित होगा तो 5 घंटे बाद ना जो है वो इंडिया में देखा जाएगा। तो यहाँ पर जो समय है वो कितना बताएगा, 5 घंटे आगे है, प्लस का सिंबल आगे है। तो यानी कि यहाँ पर 12 है, तो 1 2 3 4 5 यानी 5:30 बजे जो है 5:30 PM यानी शाम में मैच का प्रसारण होगा, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए अगले टॉपिक्स में आते हैं। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आप इनको रीड कीजिएगा। अगला है कर्क रेखा। तो चलिए आप लोग ही बताइए कि कर्क रेखा जो है कितने डिग्री अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। तो जस्ट हमने अभी आपको फिगर के भी माध्यम से बताया था कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से पास करती है। जेपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये कितने राज्यों से होकर पास करती है, तो 8 राज्य। अब ये 8 जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पर फिगर के माध्यम से देखें, ठीक है। यह जो आप एक रेखा देख रहे होंगे इस तरह से जो ड्रॉ किया गया है, यही लाइन जो है वो कर्क रेखा है जो कि 23.5 डिग्री को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो अब देखिए, अगर हम इस मैप के माध्यम से अपने दिमाग में कर्क रेखा को सेटल करते हैं तो काफ़ी आसानी होगी। यहाँ पर देखिए, ये आपका गुजरात है, हम नंबरिंग करते चल रहे हैं। गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नीचे लिख रहे हैं 6, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, यहाँ पर अक्सर गलत कर देते हैं आप लोग ये वाला,
तो त्रिपुरा और मेघालय नहीं, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए, झारखंड के अंतर्गत आपको ये भी पूछी जा सकती है कि कर्क रेखा झारखंड के कहाँ से होकर, तो झारखंड के भी जो है वो बीचों बीच से होकर गुजरती है, रांची से भी पास करता है कर्क रेखा। रांची के कांके और मांझी होते हुए जो है ये पास करती है कर्क रेखा। तो ये यहाँ पर कर्क रेखा के सापेक्ष में हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए आगे आते हैं, और अब बात हमारी ये होगी कि आखिर जो भारत है, तो भारत का जो सबसे अंतिम छोर है वो कौन कौन सा है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। जैसे भारत की मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, आपका अगर कोई आंसर हो तो कमेंट सेक्शंस में आंसर कीजिए। कि भारत की मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम बिंदु, और यहीं पर एक और प्रश्न पूछ दिया जाता है कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है। तो अब इन दोनों के सापेक्ष में हम अगर डिस्कस करते हैं तो भारत की जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है पिगमेलियन पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश स्थिति को आइडेंटिफाई करता है। जबकि हम मुख्य भूमि की बात करते हैं तो भारत की मुख्य भूमि से, ठीक है, भारत की मुख्य भूमि से जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह है कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो है इस रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, आपका ये भारत का मानचित्र है। यहाँ पर जो है वो गोर्स होता है, यानी कि सबसे दक्षिणतम बिंदु। चलिए हम 1 बाय 1 करके डिस्कस कर रहे हैं। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि यहाँ पर है, ठीक है, मुख्य भूमि ये वाला है हमारा, और सबसे दक्षिणतम बिंदु चूंकि अंडमान निकोबार द्वीप है तो निकोबार के जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, वह है क्या, वह है पिगमेलियन पॉइंट, जिसे इंदिरा पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। इसका अक्षांशीय मान 6 डिग्री 4 मिनट है। वहीं हमने एक प्रश्न पूछा था कि मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम बिंदु वह है कन्याकुमारी। ये कौन है कन्याकुमारी, जिसे कैप कैमोरिन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां से जेपीएससी प्रश्न पूछ चुका है। यह कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु में अवस्थित है। वहीं अगर हम सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कॉल है। ठीक है, इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है। वहीं अगर हम सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत कीबुथु, ठीक है, और सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु वह है गोरसोता। गोरसोता या फिर गोरमोता, ये दोनों सही है, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो ये एक्सट्रीमरी पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो सबसे अंतिम बिंदु, और वह बिंदु किस राज्य के अंतर्गत आता है उसके रिगार्डिंग डिस्कस किया। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, जैसा कि हमने अभी बता दिया जेपीएससी के रिगार्डिंग ये पॉइंट
और ये पॉइंट जेपीएससी में तो जो है वो पिग्मिलियन पॉइंट का, पिछला ही जो जेपीएससी हुआ था 10th जेपीएससी, इसमें जो पिग्मिलियन पॉइंट है उसका अन्य और कौन कौन से नाम है उससे संबंधित प्रश्न पूछ दिया था। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से और अदर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो ये कि यह किस अक्षांश स्थिति को आइडेंटिफाई करता है, कहाँ पर अवस्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप में किस पॉइंट पर है। तो ये सारे प्रश्न यहाँ से जनरेट हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने एक्सट्रीम पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। अब यहाँ पर जो आगे के कॉन्सेप्ट आते हैं वो ये कि इनके बीच का जो है वो डिस्टेंस कितना है, पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी डिस्टेंस कितना है, फिर उत्तरी और दक्षिणी डिस्टेंस कितना है, इस रिगार्डिंग प्रश्न भी पूछे जाते हैं। फिर जो भारत की जो है पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, जलीय राज्य कौन कौन से हैं, तो इन सब से भी प्रश्न आते हैं जो कि हम लोग अगले सेशंस के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर किन्हीं का कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जिस तरह के हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया आज जो है वो जनरल इंट्रोडक्शंस ऑफ इंडिया, ये भारत की जो है वो सामान्य जो जानकारी है उस पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ से 3 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाए, इसमें एक क्लासेस और अभी जो है लगेंगे। बाकी जो जेपीएससी के रिगार्डिंग जो है वो कंप्लीट कोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका ऑनलाइन बैचेज जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। जेपीएससी के कंप्लीट कोर्सेज जो है यहाँ पर आपको कराए जाएंगे, जिसमें कि आपका स्टडी मटेरियल्स, लाइव क्लासेस के जो है वो रिकॉर्डिंग वीडियो अवेलेबल्स होंगे। इसके अलावा इसमें लॉट ऑफ जो है एमसीक्यू, हर एक टॉपिक कराने के उपरांत जो है आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस कराए जाएंगे। इसके अलावा इसमें जो है वो आपका मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज जो है वो इन्वॉल्व्स हैं, जो सेपरेटली सिर्फ और सिर्फ नोट्स भी परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल्स हैं, आप परचेज कर सकते हैं। और क्लासेस जिसमें कि लाइव क्लासेस जो है आपके जो अभी समय है, जितने समय दिए गए हैं उतने समय में एक सही गाइडलाइंस के ही थ्रू जो है आप कवर कर सकते हैं। तो उस बेसिस पर जो है आपको डेली बेसिस पे क्लासेस अवेलेबल्स होंगे। इनमें इनरोल्स करने के लिए स्वरूप लर्निंग ऐप आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है उस पर भी क्लिक करके आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप डाउनलोड कर लें और स्टोर में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इन नंबरों पर भी कांटेक्ट करके आप सारी जानकारियाँ और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं और पुनः मिलते हैं अगले सेशंस में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।